आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने लिया है और ये टॉपिक आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि मैं इसे कई दृष्टिकोणों से आप सभी के लिए पढ़ाने वाला हूं। चुनावी बॉन्ड योजना आपने देखा, बहुत चर्चा में रही ये योजना, लेकिन अब आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसका। पहली बात तो प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एक टॉपिक से कई सारी चीजें निकलती हैं। तो पहले बात हम चुनावी बॉन्ड योजना देखेंगे और उससे जुड़े हुए जितने भी सब टॉपिक होंगे वो भी मैं आपके यहाँ पे कवर कराऊंगा। ठीक है, चुनावी बॉन्ड योजना से कई सारे सब टॉपिक आपके निकल के आएंगे, यानी कि ये एक पूरी सीरीज आने वाली है चुनावी बॉन्ड पे। लगभग 4 से 5 सेशन मान के चलिए, जिन सेशंस में मैं आपको इस तरीके से तैयार कर दूंगा कि प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन तो आप कर पाओगे। ठीक है, दूसरा साथ ही यदि मेंस में क्वेश्चन होता है तो भी आप कर पाओ, यदि ऐसे पूछा जाता है, इससे निबंध पूछा जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय घटनाक्रम से निबंध भी पूछा जाता है आपका, तो निबंध लेखन भी कर पाओ, इस योग्य आप बन पाओ। तो हम लोग अभी बहुत सारे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय बहुत सारे घटनाक्रम ऐसे आएंगी और बहुत सारे घटनाक्रम हैं जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। जैसे एक तो पहले चुनावी बॉन्ड देख लेते हैं, इसके बाद एक देश एक चुनाव का मुद्दा हो गया, या फिर आपका जो है ये सब मेन प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स से भी जरूरी है, या फिर आपका यूसीसी का मामला हो गया, उसमें एक बहुत डीप डिस्कशन चाहिए, चर्चाएं चाहिए। तो मतलब ये टॉपिक आपके रैंडम में आपके लेता रहूंगा और आपको मैं करवाता रहूंगा। पहले हम अब चुनावी बॉन्ड चलेंगे, इस पे पूरी सीरीज चलेगी ताकि आपको चुनावी बॉन्ड से जुड़े हुए जितने भी सेगमेंट है, जितनी भी चीजें हैं, तो वो सारी जान जाए। अब इसमें क्या क्या टॉपिक ले सकते हैं। सबसे पहली बात, ये चुनावी बॉन्ड योजना है क्या। सबसे पहले तो आपको ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या है। अच्छा, आप में से भी बहुत सारे बच्चों के साथ ये है कि आप लोगों ने सिर्फ ऊपरी तौर पे चीजों को पढ़ा है, आपको गहराई में चीजें नहीं पता है। जो हम डिटेल एनालिसिस की बात करते हैं ना, वो नहीं, और फिर कुछ चीजें छोड़ भी देते हैं। जो चीजें कई बार क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता, बल्कि अब जैसे लाइक मान लीजिए एक शब्द यहां पे यूज किया जाता है कि चुनावी बॉन्ड एक वचन पत्र है, प्रोमिसरी नोट है। अब आपको ये एक आर्थिक मतलब इकोनॉमिक टर्म्स है, आपका वचन पत्र क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, इसी से क्वेश्चन पूछ दिया, तब क्या करेंगे आप। ठीक है, तो चुनावी बॉन्ड क्या है पहले तो ये समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये योजना कब आई, गवर्नमेंट कब लेकर के आई, पहले बेसिक देखेंगे। ठीक है, इसके बाद चुनावी बॉन्ड होता क्या है, पहले तो योजना के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि योजना क्या है। ठीक है, इसके बाद ज्यादा नहीं, बहुत संक्षिप्त में चीजें आपको दूंगा ताकि आप एग्जाम हॉल पे जाकर के लिख पाए सीधा सीधा। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है, एक बार चुनावी बॉन्ड के बारे में समझेंगे पूरी तरीके से। चुनावी बॉन्ड को समझने के बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसमें क्या क्या टर्म्स थे, जब ये योजना आई तो इसमें क्या क्या चीजें लेकर के आई गई, है ना। चुनावी बॉन्ड में कितनी जो है इसकी क्या मूल वर्ग होना चाहिए, कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है, कौन से बैंक को ऑथराइज्ड किया गया, एलिजिबिलिटी किस मतलब राजनीतिक दल के अलावा क्या कोई और भी एलिजिबल है कि नहीं है, इन सब चीजों को लेकर के डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा वचन पत्र के बारे में भी यहाँ पर आपको बताऊंगा, शॉर्ट में सारी चीजें हम डिस्कस करते जाएंगे। इसके बाद इसमें ही एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो असंवैधानिक घोषित करने से पहले जब ये योजना लाई गई तो गवर्नमेंट के द्वारा किन किन अधिनियमों को, देखिए कोई भी योजना आएगी तो पहली बात तो सबसे बड़ी बात है कि कानून सम्मत होनी चाहिए। तो किन किन अधिनियमों में संशोधन किया गया, कई सारे अधिनियमों में संशोधन किया गया, जैसे कि आरबीआई एक्ट 1934 पे संशोधन किया गया। ठीक है, इसके साथ साथ वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया। इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन किया गया। अब जैसे ऐसे वगैरह में आ जाता है तो फिर आपको विस्तार से चीजें लिखनी पड़ेंगी, आपको हर चीज बतानी पड़ेगी। और साथ ही जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसमें भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या है, ये सब चीजें डिटेल में पढ़ा चुका हूं। इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाके देख लो, वहां पे मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, क्योंकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से भी क्वेश्चन इस बार पक्का पूछा जाएगा, तो आप लोग पढ़ लेना। देखो मैंने पढ़ा बहुत दिया है, बहुत कुछ करवा दिया है। आजाद आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए रामबाण चीज है, बैच के अंदर मैंने खूब पढ़ा दिया। बाकी चीजें करंट वगैरह की जितनी भी है यूट्यूब पे मैं लगातार करवाता जा रहा हूं, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इसको देख लीजिएगा। यानी कि इसके लिए विधिक फ्रेमवर्क क्या बनाया गया, इस योजना को लागू कराने के लिए विधिक फ्रेमवर्क, कानूनी ढांचा क्या तैयार किया गया, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रोस्पेक्टिव है। अब जब विधिक जो है कई सारे अधिनियमों में संशोधन किया गया, उस संशोधन के तहत सरकार को पावर मिली,
तो इसके बाद कई सारी आपत्तियां आने लगी। आरबीआई ने भी आपत्ति की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी आपत्ति की, दोनों ने आपत्तियां किया, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इसमें कई सारी चीजें ऐसी थी जिनको लेकर के फिर न्यायालय पहुंचा गया, ठीक है। चुनावी बॉन्ड योजना को चुनौती दी गई कई सारे एनजीओ के द्वारा। एक आपकी संस्था है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर। एडीआर एक संस्था है कॉमन काज भारत का बहुत बड़ा जो है एनजीओ है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कई सारे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भी इस पे चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा पहुंचा जब ये, तो इसके लिए रिट पिटीशन लगाई गई थी। और रिट पिटीशन लगाने के बाद आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, पूरी तरीके से इलीगल, असंवैधानिक घोषित कर दिया कि इलीगल है। कई सारे सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिए, हम जो है इसके याचिकाकर्ताओं के तर्क को देखेंगे और साथ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या तर्क दिए गए, सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पे। अच्छा, कुछ लोगों को यह पता है कि असंवैधानिक है, पर यह नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या रीजन थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या लिखोगे क्या आप एग्जाम में जाकर के, बताओ। हवाई बातें नहीं जाननी, हमारे पास कंप्लीट फैक्ट होने चाहिए। इसके बाद जो ये बात हुई कि भाई एसबीआई को आदेश दिया गया कि आप जो है पूरी लिस्ट जारी करिए, एसबीआई ने लिस्ट भी जारी की, ठीक है। और चुनावी बॉन्ड के माध्यम से सबसे ज्यादा चंदा देने वाले कंपनियों के नाम उजागर हुए, किसने कितना चंदा दिया वो भी आपके पास पता होना चाहिए। कम से कम लिखना है तो 4-5 कंपनियां आपके पास पता होनी चाहिए कि क्या है। और फिर केंद्र सरकार ने क्या तर्क दिया, गवर्नमेंट का भी तर्क। तो देखिए, जिन्होंने याचिका लगाई थी, है ना, कई सारे एनजीओ वगैरह ने याचिका लगाई थी, तो एनजीओ के तर्क आपको समझना पड़ेगा। एनजीओ के तर्क के साथ साथ गवर्नमेंट के तर्क को भी समझना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसके तर्क को भी समझना पड़ेगा। और वर्तमान में अभी क्या इसकी स्थिति रही, असंवैधानिक होने के बाद कैसे जो है निर्णय में क्या क्या बातें रही और फिर कैसे एसबीआई को लेकर के पूरा का पूरा ये वाकया रहा। एसबीआई ने लिस्ट जारी की, इलेक्शन कमीशन की साइट में अभी ये उपलब्ध है। तो पूरा का पूरा मैटर और उसमें एसबीआई का क्या पक्ष रहा, एक लंबा पूरा का पूरा मामला है। तो ये बहुत डिटेल डिस्कशन वाली बात है, इसलिए मैं इसको कई सारे पार्ट में करूंगा, एक साथ तो पॉसिबल नहीं है, एक साथ में करना भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के दिमाग में चीजें, है ना, आप लोग हौच पौच हो जाओ, ऐसा नहीं करना चाहता मैं। चलिए अब एक एक करके समझते हैं इसको, चुनावी बॉन्ड को। हेडिंग डाली, ये देखो, ये एक आपका सैंपल है चुनावी बॉन्ड का, कुछ इस तरीके से दिखता है। दरअसल ये एक वचन पत्र है, मैं शुरुआत ही यहीं से करता हूं। ये एक प्रोमिसरी नोट है, ठीक है। अब ये पहले मैं आपको समझा देता हूं कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है, वचन पत्र क्या होता है, क्या चीज होती है। तो ये आप देख पा रहे हैं, इस तरीके का चुनावी बॉन्ड कुछ दिखता है, एक सैंपल है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक अमाउंट भी लिखी हुई है, 1000 रुपए की एक जो है आपकी अमाउंट लिखी गई है। 15 दिनों के लिए वैलिड होता है ये आपका। यदि 15 दिनों में मतलब भुगतान नहीं किया गया किसी राजनीतिक दल को, तो ऑलरेडी ये प्रधानमंत्री राहत कोष में अमाउंट चली जाती थी। अब ये है क्या, आसान भाषा में बिल्कुल मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे देखिए जारी करने की तिथि भी लिखी होती है, जैसे इसमें 10 अप्रैल 2018 लिखी हुई है, सैंपल है आपका, ठीक है। किस तरीके का प्रोमिसरी चुनावी बॉन्ड दिखता है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे पहले वचन पत्र के बारे में समझ लेते हैं। वचन पत्र क्या होता है, लिखित रूप से एक बैंक नोट या मुद्रा नोट नहीं होता है। जिस तरीके का आप पैसा यूज करते हैं ना, आप जो मनी यूज करते हैं वो नहीं है ये आपका एक लिखित रूप से एक लिखित पत्र है, एक वचनबद्धता है, ठीक है। इसके लिए आप लोग लिख भी सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप इसके बारे में लिख लीजिए। प्रोमिसरी नोट क्या है, वचन पत्र क्या है, लिख लीजिए। वचन पत्र क्या है, वचन पत्र जिसे नोट के रूप में जाना जाता है, वचन पत्र जिसे नोट के रूप में जाना जाता है। नाम से ही आपको क्या लगता है, वचन पत्र, प्रोमिसरी नोट, इसको हम नोट के नाम से भी जानते हैं, प्रोमिसरी नोट भी कहते हैं, ठीक है। इसको नोट के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, एक निश्चित तिथि पर एक राशि के भुगतान का लिखित वादा होता है। निश्चित तिथि पर पहली बात ये क्या है, एक निश्चित तिथि पर, इसमें चुनावी चंदा देने को लेकर के ये एक तरीके का वचन पत्र लाया गया, बट मैं आपको इकोनॉमिक टर्म्स के बारे में बता रहा हूं। एक निश्चित तिथि पर एक निश्चित धनराशि को देने का लिखित वादा होता है। निश्चित तिथि पर विशिष्ट राशि को
देने का वादा, देने का वादा होता है, प्रॉमिस होता है। ठीक है, आमतौर पे इसका उपयोग, जो वचन पत्र का प्रयोग किया जाता है, व्यापारिक लेन देन में किया जाता है या फिर वस्तुओं या सेवाओं के भुगतान के लिए किया जाता है, व्यापारिक लेन देन पे या, ठीक है, नकदी के स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है, नगद नहीं है ना। ये तो एक नोट है जिसमें एक अमाउंट लिखी होती है। तो प्रॉमिसरी नोट आमतौर पे ऋण चुकाने के लिए किया जाता है, आमतौर पे इसको ऋण पत्र भी बोलते हैं हम लोग। आमतौर पे एक ऋण चुकाने के लिए लिखित समझौता होता है। लेकिन अब चुनावी बॉन्ड के मामले में तो ऐसा था नहीं। चुनावी बॉन्ड में तो जिसको राजनीतिक चंदा देना है वो राजनीतिक चंदा दे सके, उसके लिए पूरा का पूरा एक प्रॉमिसरी नोट लाया गया था। तो एक तरीके से ये कुछ इस तरीके से होता है, इसमें एक अमाउंट लिखी होती है, एक डेट लिखी होती है, और इसमें किसको देना है ये तो मतलब राजनीतिक पार्टी को, ये खरीदने के बाद जो है आप चुनावी बॉन्ड किसी को भी दे सकते थे, किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप जाकर के, वो राजनीतिक पार्टी ही भुना सकती थी। अब एक बार थोड़ा सा एक एक क्रम से देखते हैं। सबसे पहली बात, चुनावी बॉन्ड योजना के अंतर्गत बात करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, चुनावी बॉन्ड योजना, ये है क्या? चुनावी बॉन्ड योजना ये योजना इंट्रोड्यूस कब की गई? ये योजना लेके आई गई 2 जनवरी 2018 को। ये डेट आपको याद होनी चाहिए, 2 जनवरी 2018 को ये योजना लेकर के आई गई। कौन लेकर के आया? केंद्रीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग, ये योजना लेके आई गई 2018 में। अब इलीगल हो चुकी है। क्यों हुई है? अब उसकी पूरी यात्रा, पूरी जर्नी को समझने का प्रयास करेंगे। अब देखो, रेगुलर रहना आप क्लास में, क्योंकि रेगुलर रहोगे तो ये बात पूरी समझ पाओगे, है ना। यदि मतलब आप आज देख रहे हो, कल नहीं देख रहे हो, सेशन परसों, सारे सेशन देखने जितने भी है क्रम से, तब आप इसको समझोगे। कोई सेशन स्किप मत करना, ठीक है। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि इसके तहत एक फंडिंग करनी थी, राजनीतिक वित्त पोषण करना था, पॉलिटिकल फंडिंग। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था राजनीतिक वित्त पोषण करने का, वित्त पोषण, ये टर्म्स याद करना। पॉलिटिकल फंडिंग, इसका उद्देश्य था राजनीतिक वित्त पोषण करने में व्यवस्था में पारदर्शिता लाना, व्यवस्था में पारदर्शिता लाना। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से ही पता चल सका है कि किसको कितना पैसा मिला, किसने दिया, है ना। लेकिन इस योजना में कुछ ऐसी बातें थी जिन बातों को लेकर इसको असंवैधानिक घोषित किया गया। लेकिन ओवरऑल अब देखें तो पारदर्शिता तो आई है, पता तो चला कि किसने किसको पैसा दिया। इससे पहले तो कैश में सारा लेन देन होता था, पता ही नहीं चलता था कौन किसको दे रही। लेकिन इसमें कई सारी खामियां थी, उन खामियों के कारण से वो खामियां हम लोग धीरे धीरे आइडेंटिफाएंगे। तो आमतौर पर होता क्या था? पहले देखो, पहले की व्यवस्था क्या थी? 2018 से पहले किसी भी राजनीतिक पार्टी को चुनाव के दौरान जो चंदा मिलता था वो कैश के तौर पे भी होता था। तो केंद्र सरकार का मानना यह था कि, केंद्र सरकार का कहना यह है कि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चुनावों के दौरान जो राजनीतिक दलों के द्वारा काले धन का उपयोग किया जा रहा है, ब्लैक मनी का उपयोग किया जा रहा है, कैश के तौर पे जो इकोनॉमी चलाई जा रही है समानांतर, उसको हम बंद करने के लिए इसको लेकर के आए थे। तो अल्टीमेट एक उद्देश्य गवर्नमेंट ने कहा कि हम व्यवस्था में पारदर्शिता लाना चाहते थे, राजनीतिक वित्त पोषण की व्यवस्था में पारदर्शिता, ताकि तो ये योजना कुछ इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के साथ आपकी इंट्रोड्यूस की गई, ठीक है। अब चुनावी बॉन्ड है क्या? चुनावी बॉन्ड आपका एक वचन पत्र है, प्रोमिसरी नोट है। वचन पत्र क्या है? मैं पहले ही आपको बता चुका कि वचन पत्र एक लिखित तौर पे क्या है, आपका जो है एक वचन है, एक प्रॉमिस है, ठीक है, कि एक निश्चित तिथि पर एक विशिष्ट राशि का भुगतान का एक लिखित वादा है, ठीक है। तो आमतौर पे इसका उपयोग व्यापारिक लेन देन और वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान को सुरक्षित तरीके से करने के लिए किया जाता था, नकदी के स्थान पे इसका उपयोग होता था। तो वचन पत्र के तौर पे, प्रोमिसरी नोट के तौर पे आप इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये जो है एक बैंकिंग टूल्स है, ठीक है, बैंक से ही आप इसे खरीद सकते हैं, बैंक से ही आप इसे बुना सकते हैं। तो ये क्या है? बैंक के साथ जोड़ दिया गया इसको, बैंकिंग उपकरण,
ये सब शब्दों का यूज करिएगा, ठीक है। ये एक आपका क्या है, जो भी धारक है, जो भी इसको खरीदेगा, उसके लिए एक बैंकिंग टूल्स है, ठीक है। इसमें खरीदने वाले का और प्राप्त करने वाले का नाम नहीं लिखा होगा। आसान भाषा में आप देखिए, इसमें क्या है, कितने मूल्य वर्ग के आ सकते हैं, जैसे 1000 हो गया, ठीक है, 10,000 हो गया, नोटें भी ऐसी होती है ना, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, 1,00,000 रुपया हो गया, 10 लाख रुपया हो गया, 1,00,000 रुपया हो गया, 10 लाख रुपया हो गया। मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक के जारी किए जा सकते थे। अब मान लो किसी को 20 लाख लेने तो 10-10 लाख के 2 ले ले, ठीक है। तो ये मूल्य वर्ग थे इसके, 1000, 10,000, 1,00,000, 10 लाख, ठीक है। इस मूल्य वर्ग के लिए जाते थे। तो जैसे आप बैंक जाएंगे तो बैंक में आपको एक वचन पत्र दे दिया जाएगा, प्रोमिसरी नोट दे दिया जाएगा, जिसका नाम चुनावी बॉन्ड है, और उसके तहत आपको क्या होगा, उसमें ना तो आपका नाम लिखा होगा, जैसे चेक वगैरह में होता है। चेक में क्या होता है, एक तो आपका अकाउंट होता है और जिसको आप अदा करेंगे उसका नाम भी लिखना पड़ता है ना। सेल्फ यदि आप निकाल रहे हैं तो सेल्फ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था, किसी का कोई नाम वगैरह नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ना तो इसमें जो है एक तरीके का ये चेक और डिमांड ड्राफ्ट नहीं है ये, ठीक है। ये चेक और डिमांड ड्राफ्ट के तौर पे नहीं है। इसमें ना तो किसी का नाम है और ना तो देने वाले का नाम है, ना तो लेने वाले का नाम है। लेकिन ये जानकारी किसके पास है, ये जानकारी है एसबीआई के पास, बैंक के पास है ये जानकारी, ठीक है, बैंक के पास, क्योंकि एसबीआई को अधिकृत बैंक बनाया गया था इसके तहत। तो इसमें खरीदने वाले और प्राप्त करने वाले का नाम नहीं लिखा होता, लेकिन जो खरीदेगा बैंक के पास तो डेटा होगा ही होगा। तो पहली बात तो इसमें किसी का नाम नहीं लिखा होगा, ठीक है। एक बात यह है, चुनावी बॉन्ड में किसी का नाम नहीं लिखा होता, नाम नहीं है, ना तो प्राप्तकर्ता का, ये सब आपको अपने शब्दों में पिरोना है, ना तो देनदार का जो देगा, और ना तो लेनदार का, किसी का नाम नहीं रहेगा, ना देने वाले का ना लेने वाले का, ठीक है। अच्छा, ये किसके द्वारा खरीदा जा सकता है, जो भारत का नागरिक हो। कौन खरीद सकता है इसमें, जो इंडियन सिटीजन हो। विदेशी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, भारत का नागरिक। एक कथन आपका ये भी बन सकता है, चुनावी बॉन्ड कौन खरीद सकता है, केवल और केवल भारतीय नागरिक, विदेशी नहीं खरीद सकते इसमें, ठीक है। और कौन खरीद सकता है, किसी कारपोरेट निकाय के द्वारा भी खरीदा जा सकता है। कारपोरेट निकाय, कोई कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं आपकी, वो भी खरीद सकती हैं, कंपनियां भी खरीद सकती हैं, ठीक है। भारत में निगमित या स्थापित कारपोरेट कोई भी कंपनी भी खरीद सकती है, जो भी प्राइवेट कंपनी है, जो भी कंपनियां हैं सारे खरीद सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आपका एक बन सकता है प्रीलिम्स में कि कौन इसको खरीद सकता है, भारत का नागरिक, आप खरीद सकते हैं, कोई भी कंपनी खरीद सकती है, ठीक है। अब इसके बाद बॉन्ड को जारी करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट, चेक या खरीदार के खाते से सीधे डेबिट के माध्यम से भारतीय रुपए में भी स्वीकार किया जा सकता था। आपको यदि बॉन्ड खरीदना है तो आप चेक जमा कर दीजिए तो आपको बॉन्ड मिल जाएगा, यदि आपने डिमांड ड्राफ्ट दे दिया तो भी आपको मिल जाएगा, या आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, ठीक है। भारतीय रुपए में ही इसको स्वीकार किया गया, ठीक है। तो ये आपका जो है, इसमें ये आपको दिमाग में बैठा के रखिएगा, आपको बैंक के फेवर में इसको डालना पड़ेगा। बैंक के फेवर में आपने अपना चेक दे दिया कि भैया मुझे इतने का जो है डिमांड वो चाहिए, चुनावी बॉन्ड चाहिए, तो आप ऐसे खरीद सकते थे, या तो कैश लेके चले जाइए, है ना। कैश लेके हो सकता है क्या, नहीं, आपके अकाउंट से पैसा कटेगा, खरीदार के खाते से डेबिट हो जाएगा पैसा, ठीक है, या आपको चेक देना पड़ेगा या डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा। कैश का कोई मतलब नहीं, पहले अपने अकाउंट में पैसा जमा कराइए और फिर इसको करिए। तो पूरी तरीके से पारदर्शी सिस्टम बनाने का प्रयास किया गया, ठीक है। क्लियर है, स्पष्ट है। यदि आप चेक काटेंगे तो किसके नाम पे काटेंगे, बैंक के नाम पे, ठीक है, बैंक के नाम पे काटेंगे और बैंक आपको दे देगा, क्या दे देगा, चुनावी बॉन्ड दे देगा। 1,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए मूल वर्ग के आपके चुनावी बॉन्ड थे। जे बॉन्ड थे, बॉन्ड की अवधि मात्र 15 दिन की थी, 15 दिन तक वैलिड थे आपके। जैसे आज मान लीजिए, आज आपकी 6 मई है, तो आज यदि बॉन्ड जारी किया गया तो आप वही मान के चलिए 20 या 21 मई लास्ट रहेगा, उसके बाद ये अवैध हो जाएंगे। यदि 15 दिनों के अंदर अंदर आपने बॉन्ड किसी राजनीतिक दल को मान लो दे दिया, और राजनीतिक दल को भुगतान भी 15 दिन के अंदर करना है,
15 दिन के अंदर ही भुगतान, मतलब जैसे आपने आपने एक चुनावी बॉन्ड खरीदा, मान लीजिए 1000 रुपए का, 1000 रुपए का खरीदने के बाद आपने किसी पार्टी को दे दिया, पार्टी को उसे 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब कि जिस दिन जारी हुआ है उस दिन के अंतर्गत 15 दिनों के अंदर अंदर उसको क्या करना है, कैश करा लेना है, अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेना है। उसको जो है क्या करना है, यदि ऐसा नहीं होगा, भुनाया नहीं गया 15 दिनों के भीतर, तो प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाता था, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाता था। ठीक है, तो इसमें 15 दिन का वैलिडिटी लगा हुआ है। ठीक है, ये कहां चला जाता था, प्रधानमंत्री राहत कोष, पैसा आपका प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाता था। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बॉन्ड नॉन रिफंडेबल थे, आप इनको रिफंड नहीं कर सकते। एक बार आपने बॉन्ड खरीद लिया, आपको वापस देना पड़ेगा। ये नहीं कि बैंक चलेगा, नहीं भैया ये बॉन्ड अब मुझे वापस करो, मेरा पैसा वापस करो। आपने एक बार बॉन्ड खरीद लिया, इसके बाद रिफंड नहीं होगा आपका पैसा। ठीक है, तो ये कैसे थे आपके, अप्रतिदेय, अप्रतिदेय, नॉन रिफंडेबल है चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड आपके नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, केवल और केवल पात्र राजनीतिक दल द्वारा ही इनको भुनाया जा सकता है। भुनाएगा कौन, पात्र राजनीतिक दल। कोई भी नहीं कि आपने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली कि यार बहुत बढ़िया है, इससे तो फंडिंग मिल जाएगी, चलो राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं। राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं आप, लेकिन राजनीतिक पार्टी को पहले क्या कराना पड़ेगा, जो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के अंतर्गत पंजीकृत कराना पड़ेगा आपको। पहले इसका आपकी राजनीतिक पार्टी का क्या होना चाहिए, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत क्या होनी चाहिए, पंजीकृत होनी चाहिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत क्या होनी चाहिए, पंजीकृत होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो पहले के चुनाव हुए हैं, जैसे इससे पहले इससे पहले कब हुए थे लोकसभा चुनाव, 2019 में, तो लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उनके कुल मतों का न्यूनतम 1% मत प्राप्त करने वाला दल होना चाहिए। कम से कम उसको कुल मतों का कितना प्राप्त होना चाहिए, 1%। ये आपका पात्र राजनीतिक दल होगा। कुल मतों का 1% ये प्राप्त होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यदि आप 1000 का बॉन्ड खरीदेंगे तो आपके अकाउंट से 1000 रुपए कट जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये कौन भुना सकता है राजनीति, ये पहली बात, इनकी वैलिडिटी 15 दिनों तक के लिए है। 15 दिनों तक यदि आपने वो राजनीतिक पार्टी के द्वारा भुनाया नहीं गया, आपने दिया नहीं, तो ये ऑटोमेटिक पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाएगा। और इसको भुनाने वाला कौन होगा, पात्र राजनीतिक दल, जो कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत होना चाहिए। और पंजीकृत होने के साथ साथ लोकसभा और विधानसभा दोनों के में उसको कुल मतों का 1% आपको प्राप्त होना चाहिए। टोटल इतना उसके पास, ये तो पात्र राजनीतिक दल की, यानी पहला तो पंजीकरण होना चाहिए, धारा 29A के तहत पंजीकरण होना चाहिए, और कुल मतों का 1% उसे अलग से प्राप्त होना चाहिए। अच्छा, ये चुनावी बॉन्ड भुना कहां सकते हैं, भुनाने के लिए जो अधिकृत बैंक होगा, अधिकृत बैंक, भारत का केवल एकमात्र बैंक को अधिकृत बैंक बनाया गया था। अधिकृत बैंक कौन सा होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई को अधिकृत बैंक बनाया गया आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अधिकृत बैंक बनाया गया। अधिकृत बैंक, ऑथराइज्ड बैंक किसको बनाया गया, एसबीआई को। ठीक है, तो एसबीआई बॉन्ड जारी भी कर सकता है और बॉन्ड भुनाना भी है तो केवल एसबीआई में भुना सकते हैं। जारी करने के साथ साथ भुनाने का काम केवल एसबीआई, सरकार का बैंक है, तो एसबीआई के पास पूरी की पूरी अथॉरिटी दे दी गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पूरी की पूरी अथॉरिटी दे दी गई। इन सब के लिए जो है बहुत सारे कानूनों में संशोधन किए गए हैं, वो संशोधन में आपको पढ़ाऊंगा, इंतजार करिए। इतना समझ में आया सभी को, ये बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए, बेसिक है ये आपको पता होना चाहिए।
तो वो अधिकृत नहीं रहेगा। बहुत सिंपल सी बात है। ये तो मिनिमम एलिजिबिलिटी प्राप्त होनी चाहिए, पात्र राजनीतिक दल नहीं होगा यदि 1% से कम प्राप्त होगा तो। इसमें इतना ज्यादा मत आप लोग कंफ्यूज हुआ करिए, कंफ्यूज होना है ना। अच्छा, एक चीज और है, जो अधिकृत बैंक होगा वो पूरी जानकारी को गोपनीय रखेगा। ये भी बात थी इस पूरे योजना में कि जो खरीदार होगा उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, उसको हम सार्वजनिक नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसको कब पता चलेगा ये कि भैया किसने पैसा दिया? यदि कोई न्यायालय के द्वारा मांगा जाए, न्यायालय ने कहा भैया देखो रिपोर्ट जा, लिस्ट दो हमें कि किसने किसने, या कोई कानून प्रवर्तन एजेंसी हो, कोई आपराधिक मामला पंजीकृत किया गया हो, जानकारी का खुलासा किया जाना आवश्यक हो, तो एक तो कोर्ट के द्वारा यदि जानकारी मांगी जाए तो दी जा सकती थी। ठीक है। या कोई कानून प्रवर्तन एजेंसी है, मान लीजिए ईडी है ना, ईडी ने कहा कि भैया इस आदमी ने इतना पैसा कहीं दिया है, इसकी जानकारी चाहिए, ये ट्रांजैक्शन कहां हुआ है, तो वो जानकारी भी तब साझा करना पड़ेगा। ये दो कंडीशन में गोपनीयता भंग हो सकती थी। एक तो कोर्ट के द्वारा, कोर्ट को मतलब जानकारी चाहिए, कोर्ट के द्वारा जानकारी मांगी जाए आपसे, या किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी के द्वारा जो है कोई आपराधिक मामला पंजीकृत किया गया हो वहां पे उस व्यक्ति के ऊपर, और उसकी जानकारी का खुलासा जरूरी हो। ये दो चीजें होंगी तब जाकर के वो आपका जो है मामला क्लियर होगा। ये बेसिक चीजें हैं, और ये सब आप जब कभी आंसर राइटिंग करेंगे, एस्से वगैरह में तो बहुत काम आएगा। ठीक है। प्रीलिम्स में भी ये बहुत काम आएगा। डेटा जितना मैं अभी डेटा बता रहा हूं, एनालिसिस पे चलेंगे, पहले हम डेटा बता रहे हैं, सबके पक्ष को समझेंगे, सबकी बात को समझेंगे। एक लंबा पूरा का पूरा सेशन, इसीलिए मैं इसको लेकर चल रहा हूं। ये बॉन्ड खरीदने के बाद राजनीतिक पार्टी को देंगे और उसके आइडेंटिटी का पता चल जाएगा ना सर? नहीं, आइडेंटिटी का पता देखो सारा का सारा बैंक के थ्रू है। राजनीतिक पार्टी को जो व्यक्ति देगा तो ऑलरेडी देखो राजनीतिक पार्टी को तो पता होगा, लेकिन सार्वजनिक नहीं होगा ना डेटा। आप ये सोचिए ना, डेटा सार्वजनिक नहीं है, बॉन्ड में नाम नहीं लिखा हुआ है, वो किसी और के माध्यम से भी बेच दे तो कोई ऐसा थोड़ा ना है कि उसी का है, जो भी है, मतलब ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है। राजनीतिक पार्टी को तो वैसे भी पता है कि कौन चंदा दे रहा है, कौन चंदा नहीं दे रहा है ना, वो जानकारी तो सबको होती है ना। हर एक व्यक्ति को आपके पास पैसा आ रहा है, फंडिंग, जैसे अभी देखो आपके अकाउंट में है ना, आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो उसका प्रॉपर ट्रांजैक्शन है, आपके अकाउंट में पता है किस अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन यहां पे क्या है, आपने क्या किया, बैंक गए, बैंक में जाकर के आपसे पैसा, आपके अकाउंट से पैसा कट गया कि आपने 10,000 रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे, खरीदने के बाद आपने एक पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, पॉलिटिकल पार्टी ने भुना लिया, तो जो उनके उसमें एंट्री हुई वो हुई कि चुनावी बॉन्ड से पैसा आया, लेकिन किसने दिया कोई एंट्री नहीं है। समझ रहे बात को? ये पता किसके पास है? क्योंकि बैंक के पास। क्यों? क्योंकि बैंक से खरीदा जा रहा है, तभी तो बैंक ने लिस्ट जारी की ना कि किसने कितना चंदा दिया, ये लिस्ट आ गई। लेकिन किसको दिया, ये सब कुछ एसबीआई के पास है डेटा। ठीक है, अभी इस पे सब पे आएंगे, सब पे आएंगे, इंतजार करिए आप लोग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गोपनीयता रहेगी। गोपनीयता दो स्थिति में भंग हो सकती है, दो केसेस में, एक कोर्ट में और दूसरा आपका जो है यदि कानून प्रवर्तन एजेंसी के द्वारा जो है डेटा मांगा जाएगा तो भी देना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा, एसबीआई बैंक को देना पड़ेगा। अब एक चीज समझिए, ये जो है ऐसा नहीं होता कि हर टाइम आप चले गए और जा करके आप जो है चुनावी बॉन्ड खरीद सकते हैं। ठीक है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, सिर्फ और सिर्फ तिमाही आधार पर। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हर टाइम पे आपके बॉन्ड आपके लिए अवेलेबल है, और वो भी मात्र 10 दिनों की अवधि के लिए, हर महीने में 10 दिन की अवधि के लिए। ये हर दिन उपलब्ध नहीं रहे, अब तो नहीं है, मान लो अब तो इलीगल ही हो गया, लेकिन ये जनवरी के बाद फरवरी मार्च में नहीं मिलेंगे, अप्रैल में जारी होंगे, वो भी 10 दिनों के लिए मात्र, ओनली 10 डेज, 10 दिन
इसी अवधि में आप खरीद सकते हैं। जनवरी, अप्रैल, इसके बाद जुलाई आएगा, मई जून में नहीं, जुलाई, अगस्त सितंबर में नहीं, अक्टूबर। यानी कि हर 3 महीने के बाद, हर 3 महीने में एक बार खरीद सकते हैं, वो भी 10 दिनों के लिए बैंक में ये आपके मिलेंगे, उपलब्ध होंगे। इनकी सप्लाई हर दिन नहीं है, ये भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब लोकसभा चुनाव होंगे, जैसे लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव के लिए मतलब वर्ष में 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी। जिस वर्ष लोकसभा चुनाव होंगे, सामान्य समय में तो ये आपके साल में 4 बार आएंगे, ठीक है। जनवरी में 10 दिन के लिए, अप्रैल में 10 दिन के लिए, जुलाई में 10 दिन के लिए, इसी अवधि में जारी किए जाएंगे, इसी अवधि में जारी किए जाएंगे। और यदि लोकसभा के चुनाव है तो 30 दिन की अतिरिक्त अवधि मिल जाएगी। यानी साल में देखो तो 40 दिन ही आपको चुनावी बॉन्ड खरीदने को मिलेंगे। 365 दिन खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। तो 30 दिन अतिरिक्त मिलेंगे लोकसभा चुनाव के टाइम पे, क्योंकि उस समय पैसे की जरूरत राजनीतिक पार्टियों को होती है, तो ज्यादा समस्याएं ना आए। देखो, राजनीतिक पार्टियों को चंदा लोगों से ही जाता है, तो ये सबसे अच्छा होता है किसी भी देश के लिए, क्योंकि लोगों का पैसा होता है, लोगों के लिए ही राजनीतिक पार्टियां कल के दिन सत्ता में जाती हैं, विपक्ष में जाती हैं, तो लोगों के लिए ही कार्य करती हैं, लोगों के मुद्दे। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है कि जनता के पास पैसा जाए, लेकिन इसमें कई सारी खामियां हैं। वो खामियां मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, वो खामियों से आपको आइडिया लग जाएगा, उसका आप इंतजार करिए, ठीक है। अब इसका चुनावी बॉन्ड के मूल्य को कौन करेगा? एक राजनीतिक दल। कौन दे सकता है? कोई भी स्वैच्छिक योगदान दे सकता है, ठीक है, चाहे भारत का नागरिक हो, चाहे कोई कारपोरेट कंपनी हो। अब इसके तहत एक चीज और है, जो भी पैसा आप दोगे वो पूरा टैक्स फ्री है। इसमें टैक्स लगेगा क्या? टैक्स नहीं लगेगा। इनकम टैक्स की आईटी एक्ट 1961 की धारा 13A के तहत टैक्स से छूट प्रदान की गई है। 13A के तहत टैक्स फ्री कर दिया गया है, तभी तो ज्यादा से ज्यादा लोग देंगे, है ना। इस पैसे में जो भी पैसा दिया जाएगा पूरा टैक्स फ्री हो जाएगा चुनावी बॉन्ड में। ये पूरा पैसा टैक्स फ्री है। अब आप समझ लो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट। पहला वाला मैंने जो आपको बताया कि चुनावी बॉन्ड क्या है, इस स्कीम को बारीकी से, इतने पॉइंट आपके पास सभी के पास होने चाहिए। कब स्कीम आई थी? 2 जनवरी 2018 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा राजनीतिक वित्त पोषण के लिए व्यवस्था में पारदर्शिता के उद्देश्य से चुनावी बॉन्ड स्कीम लाई गई। एक वचन पत्र के तौर पे है, एक बैंकिंग टूल्स के तौर पे। इसमें किसी का नाम नहीं होता, ना तो देनदार का ना तो लेनदार का। ये मूल्य वर्ग है 1000 से लेके 1 लाख मूल्य वर्ग तक के आपके जो है हो सकते हैं, 10 लाख तक के माफ करेगा। भारत का नागरिक कारपोरेट निकाय दे सकता है, चेक के माध्यम से देगा तो बैंक को देगा। 15 दिन की अवधि रहेगी इसमें, ठीक है। यदि 15 दिन में नहीं भुनाया जाएगा तो प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाएगा। नॉन रिफंडेबल होते हैं, इसका पैसा वापस नहीं मिलेगा। एक बार लेने के बाद आपको उसको राजनीतिक पार्टी को ही देना पड़ेगा, अन्यथा सारा पैसा प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाएगा। पात्र राजनीतिक दल कौन है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की 1951 की धारा 29 के तहत पंजीकृत होना चाहिए, या फिर लोकसभा, साथ में लोकसभा और विधानसभाओं में कम से कम कुल मतों का 1% उसे प्राप्त होना चाहिए। अधिकृत बैंक कौन था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। भुनाया भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही किया जा सकता है। पूरा का पूरा मामला गोपनीय होगा, लेकिन यदि कोर्ट और कानून प्रवर्तन एजेंसी कोई भी पैसा, कोई भी जानकारी चाहती है तो उसे देना पड़ेगा। और टोटल ये साल में 4 बार जारी किया जा सकता था। तिमाही आधार पर इसका जो है पूरा आधार बनाया गया था। लोकसभा के लिए 30 दिनों की अतिरिक्त छूट दी गई थी और टैक्स फ्री था ये पूरा का पूरा। ये बेसिक जानकारी आप सभी के पास होनी चाहिए, और जब कभी आप चुनावी बॉन्ड लिखेंगे तो आप ये पॉइंट पहले क्लियर करेंगे। देखो, पहले आपके पास तथ्य बहुत स्पष्ट होने चाहिए, तब जाके आप करेंगे। अब जब चुनावी बॉन्ड लाया गया तो बहुत सारे लीगलाइज, देखो कोई भी योजना, कोई भी चीज होती है ना, तो उसके लिए पहले लीगल फ्रेमवर्क देखा जाता है कि कहां पे टूल्स है। जैसे आपको पता है, जब हमारे जम्मू कश्मीर में
आपको जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था, तो पहले प्रॉपर एक डिस्कशन हुआ कि इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क क्या हो सकता है ना, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रावधान था कि भैया जम्मू कश्मीर में विधानसभा, मतलब वहां पे संविधान सभा बुलानी पड़ेगी जम्मू कश्मीर की, है ना। अब पहले वहां राज्यपाल शासन लगाया गया, राज्यपाल शासन के बाद जो है वो एक आर्टिकल आपने देखा होगा, यदि आपने अभी देखा आर्टिकल 370 का पूरा मामला है, तो लीगल फ्रेमवर्क संवैधानिक होना चाहिए मामला, नहीं सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो इलीगल घोषित हो जाएगा। तो इसके लिए एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क एस्टेब्लिशमेंट किया गया और इसके लिए बहुत सारे अधिनियमों में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। वित्त अधिनियम 2017 में, रिजर्व बैंक का जो आरबीआई एक्ट 1934 में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, आयकर अधिनियम 1961 में, क्योंकि इसको टैक्स फ्री करना था, कंपनी अधिनियम 2013 में कई जगह पे संशोधन किए गए। अब किसमें क्या क्या संशोधन किए गए नेक्स्ट सेशन पे बताऊंगा। ये तो आपका बेसिक जानकारी थी, उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। एक बार मुझे कमेंट करके बताएं जरूर, ठीक है। और चुनावी बॉन्ड को लेकर के ये पहला जो है आपका एपिसोड है। मेरा उद्देश्य है कि आप इससे भी लिख पाए जो भी टॉपिक लूंगा इससे भी तक लेकर के जाऊंगा आप लोगों को। इस टॉपिक पे इससे भी पूछा जा सकता है, तो आप इससे की योग्यता रख पाए, ठीक है। इससे में कैसे प्रस्तावना लिखेंगे, कैसे आप मुख्य विषय लिखेंगे, कैसे आपको जो है उपसंहार लिखना है, इसके लिए मेरी एसे की डिटेल क्लासेस हैं, आपको बैच के अंदर मिल जाएंगी। एसे का पूरा फुल कोर्स है आपका, जहां पे एसे लिखने मैंने सिखाया है आपको, बट यहाँ पे फैक्ट वगैरह सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा है, यही मैं चाहता हूं, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट आगे का जो सेगमेंट है हम अगली क्लास में करेंगे। 3-4 क्लास मान लो कम से कम लगेंगी, तब जाके आपके दिमाग में क्लियर होगा कि अच्छा चुनावी बॉन्ड को लेकर क्या क्या चीजें थी, ठीक है।